नहीं, उसपे असल में और बहुत से आते हैं। सब्ज़ी वाले के पास मशीन नहीं है ना, छोटा बच्चा वो बेचारा इतना उसके पास है ही नहीं पैसा कि वो उससे बिल्कुल जो बेचारा रेड़े पे कुछ भी बेच रहा है, कहाँ से लाएगा? उस स्पेसिफिक एसआरओ की इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन और क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए मुझे तकरीबन 10 साल तक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी इन इस्लामाबाद ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे। 2022 में यहाँ से 3 लाख वीज़ाज़ इश्यूज़ हुए, तो उसमें उनको अकाउंट फॉर जो पाकिस्तानी यहाँ हैं उनका 5 लाख दिरहम भी खर्चा नज़र नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मीनिंगफुल एपिसोड ऑफ लिबर्टी लाउंज और मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम हेना। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका टैक्स क्यों नहीं देता है, और अगर देना चाहता भी है तो नहीं दे पाता, और हम अपना टैक्स सिस्टम, टैक्स पेमेंट सिस्टम किस तरीके से मोर फेयर एंड मोर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है फाइलर्स वर्सेस नॉन फाइलर्स, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टैक्स सिस्टम। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे शार्प माइंड पैनलिस्ट डॉक्टर नसीम हली सेहतो साहब, मिस्टर अब्दुल सलाम दादा भाई एंड मिस्टर जुल्फिकार हाली पुत्र साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लिबर्टी लाउंज। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। दादा भाई, आप बताइए मुझे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग टैक्स फाइलर क्यों नहीं बनते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मरियम, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे एक छोटी सी मिसाल आपको देनी पड़ेगी मगरिबी ममालिक की। वहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट होता है वो टैक्स वहीं के शहरियों पर खर्च होता है, रियासत या मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, आवाम की सहूलियात पर खर्च होता है, उनकी हेल्थ, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनकी एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा टैक्स होता है वो हम पे नहीं लगा जाता। मैं इसकी एक क्रूड सी आपको एग्जांपल ये दूंगा कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स हायर हुए हैं, पानी वाटर टैंकर से डल रहा है, बिजली के लिए हर घर में या सोलर पैनल है या जनरेटर लगा हुआ है, गैस के लिए सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये लोगों को, आवाम को डिस्करेज और डिमोटिवेट करता है कि हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा हम पर नहीं लग रहा। जब ये सोच इंसान के जहन में बैठ जाए कि मेरा टैक्स का दिया हुआ पैसा मुझ पर नहीं लग रहा, तो फिर वो टैक्स देने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ज़बान ज़द आम है कि हमारे दिए हुए टैक्सेस से रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कारिंदे हैं, ये जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे टैक्स के पैसों पर तायुशात करते हैं। और ये खबरें भी पिछले काफ़ी सालों से गर्दिश करती हैं कि जनाब वो फला वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जो है वो 150 लोगों का काफिला लेकर उम्रे पे चले गए, हज पे चले गए। ये सारा टैक्स पेयर के पैसे पे हो रहा है। तो ये वो बेसिक वजह है जो लोगों को डीमोटिवेट करती है इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बहुत सही फरमाया आपने, लेकिन एक और सवाल है कि व्हाट आर द बैरियर्स दैट आर स्टॉपिंग नॉन टैक्स फाइलर्स टू एंटर द टैक्स नेट? मरियम, I think I've answered the part of the question earlier by saying that when a taxpayer's money is not spent on him, it demotivates and discourages him from payment of due taxes. But I've been saying it all along that the number of taxes and the way to file taxes should be simplified. ठीक है ना? ये एक common phenomenon, दुबई की मिसाल ले दी। आपको वहाँ पर नंबर ऑफ टैक्सेस बहुत लिमिटेड नज़र आएंगे और टैक्स फाइलिंग का जो सिस्टम है वो बहुत सिंप्लीफाइड नज़र आएगा, और दुनिया भर में इसी तरह। ठीक है ना जी?
तो जितना आप नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ाते जाएंगे और आप उनकी पेमेंट के सिलसिले को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, उतने ही बैरियर्स बढ़ते जाएंगे इन पेमेंट ऑफ टैक्स। द ब्यूटी of tax collection should be a reduced number of taxes and a very simple way to declare them. ये है जनाब इसकी key to effective collection of tax. मेरा तीसरा आपसे सवाल ये है कि what can be done so that people and businesses can become who are willing to become tax pilots. मरियम, मैं आपके पिछले 2 सवालात में भी यही जवाब दे चुका हूँ कि till the masses do not fully realize and understand that the tax collected or tax paid by them is being spent on them, वो कभी भी willingly टैक्स नहीं देंगे। लेकिन आप कहते हैं बाशऊर शहरी टैक्स दीजिए, अपना फर्ज निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ये सिर्फ एक रिथोरिक है जो आप कह तो सकते हैं, लेकिन दुनिया बातों से नहीं चलती, दुनिया अमल से चलती है। अब आप ये देखिए कि IMF के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स होते रहे, उसमें IMF की टीम मुतअद्दिद दफ़ा आपकी रियासत को, हुकूमत को ये कहती रही है कि रियासती खर्चे और ये जो आपने स्टेट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इसको घटाइए। लेकिन हम अक्सर औकात ये सुनते हैं कि गवर्नर हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए इतने अरब रुपए खर्च हो गए, या वज़ीर आला हाउस के लिए की तज़ीन व आराइश के लिए इतने अरब खर्च हो गए, ऐवान सदर के लिए इतने अरब खर्च। अब ये बात आवाम भी सुनती है, पढ़ती है, देखती है। तो अब आवाम का टैक्स का पैसा अगर आवाम पे ही खर्च ना हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या और तरीका हो सकता है फॉर इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ टैक्स। डेफिनेटली अवाम जब तक एनकरेज नहीं हो सकती जब तक उनका पैसा उन्हीं पे न लगाया जाए। मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर नसीम गनी सेतो साहब से है कि सर आप क्या समझते हैं कि हमें फोकस किस पर ज़्यादा करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर करना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे? जी बहुत वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मेहरबानी इस सवाल के लिए। पहले समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन होती क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर इकॉनमी चल रही है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चल रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको एक सर्टेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो गरीब तरीन आदमी है वो भी एक टैक्स भर रहा है चूँकि वो ख़रीद रहा है। मसलन अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट को। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद डिटेल में जाऊँ, मैं आपको बताऊँगा कि टैक्स के स्टेप्स क्या हैं और कौन से गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्टर है वो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और बाकी इनकम टैक्स और ये सारी चीज़ें वो करती है। सबसे ज़्यादा खर्च भी फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो आता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, जिसमें आजकल सिंध रेवेन्यू बोर्ड जैसे सिंध में है वो सर्विसेज पे टैक्स लगाती है, और जितनी भी सर्विसेज है वहाँ पे वो टैक्स करती है, वो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और जो तीसरा टैक्स है वो म्यूनसिपल सर्विसेज करती हैं, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है, और जो घरों पे टैक्स लगाया जाता है और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का वो फेडरल गवर्नमेंट का है। जैसे सबसे ज़्यादा जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आती है। जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो वो उसमें आपको पे करना पड़ता है, बेशक आप चाय की पत्ती ले रहे हों उसके ऊपर भी एक अमाउंट होता है और प्लस एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। इस तरह से विदआउटिंग टैक्स जैसे बैंक्स में आप दे वो भी फेडरल गवर्नमेंट पे जा रहा है। तो सबसे बड़ा रिसिपिएंट जो टैक्स का है वो फेडरल गवर्नमेंट है। और अभी जो बात हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की टैक्सेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पे एक्चुअली ये मसाइल ज़्यादा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और म्यूनसिपल सर्विस में यकीनन वहाँ पे भी है, लेकिन वो एक्चुअली सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेशन में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो भी है इम्पोज कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन और टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या फ़ायदा है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है वो पैसे वाले के ऊपर टैक्स होता है, जो मीन सकता है उसके ऊपर करता है। तो जो गरीब आदमी है उसके ऊपर टैक्स नहीं हो रहा, तो वो उसको रिलीफ मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारी बजट जो भी फेडरल गवर्नमेंट मिला रही होती है उसका ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में है, क्योंकि हमने वेल्थ ग्रोथ पे कभी फोकस नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि हम इतने इदारे बनाएं जो पैसा कमाएं।
हम सिर्फ ये करते हैं कि जो कर रहे हैं उनसे ये लो। सबसे ज़्यादा आपको मैं बताऊं कि डायरेक्ट टैक्सेशन फेडरल गवर्नमेंट में नौकरी पेशा अफराद देते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आप आराम से कैच कर सकते हो, एट सोर्स उनका टैक्स करता है। इसके अलावा फिर फेडरल जो इंडस्ट्री से आपका आ रहा होता है, और बाकी जो है सारा का सारा ज़्यादातर आपको मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। विदहोल्डिंग टैक्स अगेन डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन बाकी जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो इससे उसका जो है नेट जो है ना डायरेक्ट टैक्सेशन का एक्चुअली बहुत कम है। तो बात हो रही है कि डायरेक्ट टैक्सेशन का नेट कैसे बढ़ाया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन की नेट बढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जी जो SRB ले रही है ना, सिंध रेवेन्यू बोर्ड प्रोविंशियल हाई पेजेशन ने, वो लेती है सर्विसेज बेटो, वो भी एक्चुअली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है। डायरेक्ट टैक्सेशन में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन में अगर है तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, और नीचे म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड से और KMC है। सही है, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी मैं कि इनफॉर्मल सेक्टर जो इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है, उसे फॉर्मल टैक्स नेट में कैसे लाया जा सकता है? जैसे गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा, लेकिन उसको अगर मैं रिफ्रेश करूं कि फेडरल जो इनकम टैक्स होता है, वो जो लोग नहीं इनकम टैक्स पे करते उनको उस नेट में कैसे लाया जाए, ये कहते हैं टैक्स नेट में लाए, और ज़्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न लोग भरें और फाइलर बने, तो उस पर कैसे लाया जाए पैसे। तो वो जो भी लोग जो होते हैं जैसे टेलर है और जो कुटे शॉपकीपर्स हैं, इनकी बात हो रही है मोस्टली, जो ये काम ये करते हैं वो कभी भी जो है ना टैक्स रिटर्न नहीं भरते। अब उनकी जो इनकम है वो ट्रैक नहीं हो रही थी हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो कैश फ्लो में चूँकि सब कर रहे होते हैं डीलिंग, तो कैश में आप ये नहीं कह सकते कि कितना प्रॉफिट आया और कितनी जो है उस पर आपने प्रॉफिट कमाया और कितना आपका सेल हो रही है। तो वो जितना कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन वो ये कहते भी नहीं, क्योंकि उनको कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, उनकी कोई ऑडिट नहीं करती। क्योंकि जो भी यहाँ पे रिटेलर्स हैं और छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वो कंपनियाँ नहीं हैं कि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी भी से ऑडिट करा के अपनी जो है ऑडिटेड अकाउंट्स किसी न किसी रेगुलेटर को भेजना है, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। और सवाए इनकम टैक्स के और फेडरल गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अलावा उसको कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा, इसलिए वो रेगुलेट ही नहीं हो रहा। तो उसको कैसे लाया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी IMF के प्रेशर में और बाकियों के प्रेशर में बीच में बड़ी सख्ती की थी कि आप 1 लाख से ऊपर कोई भी खरीदारी करेंगे तो आपको ID कार्ड नंबर उस पर डालना पड़ेगा कि किसने खरीदारी की है। लेकिन वो तो परचेजर पे आ रहा है ना, उस पर तो नहीं आ रहा। अब उसके लिए उनको कंप्यूटर रखना चाहिए, अकाउंटिंग करनी चाहिए, यहाँ पे तो कोई नहीं करता। यहाँ सब्जी वाला आपको बोलेगा जी इतने पैसे हुए इतने दो, देयर इज़ नो बिल, बिलिंग तक नहीं होती है। हमारे यहाँ मुआशरा बहुत अभी टाइम चाहिए हमें। हमारे यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट ले आते हैं, बड़े बड़े रिटेलर वॉलमार्ट और बड़ी बड़ी शिपर्स और शिपीस, उनका कॉन्सेप्ट ले आते हैं पाकिस्तान में कि जी चूँकि वो बहुत बड़े रिटेलर्स हैं, उनके यहाँ सेठ पता नहीं किस शहर में बैठा हुआ है और उसके आउटलेट्स हर शहर में मौजूद है। उसको तो फिजिकली चूँकि सेठ गाँव में नहीं है, उसको तो चाहिए ये डॉक्यूमेंटेड, उसको भी ये साफ करती है, उसका कोई कैशियर बैठ के हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करे और कंप्यूटर पर फीड करे। यहाँ पे तो मैं खुद ही मालिक हूँ और खुद ही मैं सर्विस दे रहा हूँ और खुद ही अकाउंटेंट हूँ, सब कुछ मैं खुद हूँ, और मैं 1 मैन दुकान चला रहा हूँ, एक अच्छा मेरा हेल्पर होगा, और उस पर अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट तो नहीं कर रहा उसको। तो इसको कैसे लाया जाए, इट्स अ ग्रेट चैलेंज। उसके लिए गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ला रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी लाने के लिए ज़ाहिर है उनको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट को या फेडरल इनकम टैक्स जो ABR है, उनको थोड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क को ठीक करना पड़ेगा। उनको करना पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंस ठीक करें, क्योंकि उनके ID कार्ड पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी वो रख रहे हैं, जो कि भी गवर्नमेंट कर भी रही है वैसे, या उन पे कोई परचेज को कर रहे हैं, तो ट्रैक डाउन करेंगे भाई अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये चीज़ आपने खरीदी कहाँ से, और आपने रिटर्न में तो 1 रुपया नहीं भरा, और रखी आपने हुई है फॉर्च्यूनर या रीवो आपने गाड़ी रखी हुई है, और घर आपने बहुत अच्छी जगह पे बनाया हुआ है, और रिटर्न में आप 1 रुपया नहीं दे रहे, तो ये पैसा कहाँ से आपके पास आया। तो इस पे अभी गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप ABR जा रही है, लेकिन ये चूंकि कल्चर है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी और गवर्नमेंट को फिर थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। एकदम से जब हम चेंज लाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने के बगैर हम बस डायरेक्ट हम सख्ती करना शुरू कर देते हैं, तो लोग रिएक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच नसीम साहब, आपने एक बहुत अच्छा इंसाइटफुल डिस्कशन किया है। अब हम लोग चलते हैं मिस्टर जुल्फ़िकार वाली फोटो की तरफ।
पहले तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ये एलाबरेट करें कि टैक्सेस होते क्या हैं। थैंक यू मरियम साहबा, आपने मुझे एक पॉडकास्ट में शरीक किया। और इस पॉडकास्ट में आने की एक लालच ये होती है कि नसीम साहब और सलाम भाई जो मौजू देते हैं तो उस बहाने थोड़ा पढ़ने का मौका मिल जाता है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि वैसे ही पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर स्पेसिफिक मौजू मिलते हैं तो थोड़ी लर्निंग हो जाती है। तो जब उन्होंने कहा कि टैक्स पर गुफ्तगू करनी है तो मैं उसकी जो पीपल्स पर्सपेक्टिव है या कम्युनिटी पर्सपेक्टिव है, मैं चाह रहा था मैं उसको देखूं कि ये सारा है क्या सिलसिला। तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये नज़र आई जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि पूरी दुनिया में जो रियासतें या ममालिक हैं वो टैक्स जमा करते हैं या जो भी इकनॉमिक एक पूरा है सिस्टम रियासत को चलाने का, ताकि वो शहरियों को आसानियाँ फराम करे। और जब मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की तो मैंने ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान उन तमाम अनोखे ममालिक में है दुनिया के जहाँ लोग टैक्स जमा करते हैं कि ये रियासत को कुछ दिन मज़ीद चलाया जाए। तो ये बड़ी एक मैंने सारे सिस्टम को देखा पढ़ा तो मुझे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई, काफ़ी जो है वो उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी। एक तो ये समझने की ज़रूरत है, एक आम शहरी के नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो थ्योरी है उसमें कहते हैं कि 4 बड़े बुनियादी माखज़ हैं किसी भी मुल्क की मैशत पर चलाने के लिए। उसके नेचुरल रिसोर्सेज, उसके रेमिटेंसेस, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसका जो है इंतहाई टैक्स सिस्टम। तो चूँकि हम टैक्स पर बात कर रहे हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि टैक्स की जो कलेक्शन है इस वक्त में कोविड के बाद यूरोप, अमेरिका और काफ़ी ममालिक देख कर आया हूँ कि जो इकनॉमिक प्रेशर आया पूरी दुनिया पर, उसमें टैक्स का निज़ाम जो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव होता गया है। शहरियों पर, दूसरे लोगों पर या जो इदारे हैं उन पर उसका जो है वो नफाज ज़्यादा रेगरस कहें या ज़्यादा सख्ती वाला कहीं हो गया है। ज़्यादातर देखा ये गया है कि टैक्स का जो सिस्टम है वो सर्विसेज पर है और इसके ऐसी चीज़ों पर है जिससे लोग रियासती मुख्तलिफ मामला से फैसिलिटीज़ लेते हैं, फिर वो जॉब हो, कारोबार हो, तिजारत हो, व्यापार हो, तो फिर उसका इंसेंटिव कुछ गवर्नमेंट को मिलता है। तो उसमें देखा ये गया दुनिया में कि टैक्स कलेक्शन के बाद एक पूरा ऐसा निज़ाम होता है तयशुदा कि जिसमें रियासत के भी सिस्टम्स चले, साथ साथ जो शहरियों की बुनियादी सहूलतें हैं, शहरियों की जो बुनियादी डिमांड्स है वो ट्रिकल डाउन होकर, वो जो भी कलेक्शन है ट्रिकल डाउन होकर वो नीचे तक आए। और उसमें सिर्फ शहरियों के रोज़मर्रा के मसले नहीं है कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसे हेल्थ चाहिए, उसे स्कूलिंग चाहिए, उसे और शहरी सहूलतें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जैसे फ्लड आ गया, अभी आपने देखा पंजाब में फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक है, खुदा न खास्ता कोई वार है, तो ये पूरा एक इंक्लूसिव मैकेनिज्म है जिसमें टैक्स सिस्टम को इस तरह रखा जाता है कि वो न फ़कत आम दिनों में शहरियों की तमाम ख्वाहिशात को कैटर करे, लेकिन हालत जंग में भी वो फिर शहरियों को भी काम आए और रियासत को भी काम आए। और फिर एक उसका बड़ा अहम सेगमेंट में पढ़ना था जॉर्ज सोरोस का टैक्स के हवाले से एक रीडिंग, उसने कहा कि फिर एक जो उसका अहम इंग्रेडिएंट ये है कि उसका एक पोर्शन उन वल्नरेबल और डाउन ट्रोडन और जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी पहुंच नहीं है, जो अंडर पावर्टी हैं, या तो सिस्टम ऐसे बनाना है टैक्स का कि वो सारे शहरों के साथ साथ जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन तक जाए। तो ये इतना ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, दुनिया ने इसे आसान कर दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर पूरी दुनिया में हो गई है पॉलिटिकल पावर की, उसके साथ साथ फिस्कल पावर भी डिसेंट्रलाइज होकर अब आप देखिए पूरी दुनिया में काउंटीज हैं टैक्सेस कलेक्ट कर रही हैं, सिटी जो है वो है यूनियंस वो कर रही हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं, फिर प्रोविंसेस कर रहे हैं, फिर एक फेडरल, तो पूरा एक इंतहाई क्लियर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केटेड लाइंस हैं जिस पर पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन में दिए। तो बेसिकली मैंने जो इस मौजू मिलने के बाद थोड़ा बहुत उसको पढ़ा तो उसका मुझे यही खाका नज़र आया कि ये एक ऐसा इंक्लूसिव सिस्टम है जिसमें रियासत और उसके साथ साथ उसके शहरी जो है वो बिल्कुल एक तवाज़ुन वाले अंदाज में, बराबरी के अंदाज में मामलात को, अपने माली मामलात को आसानी से चला सके। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सर। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये एक रिजर्व्स हैं जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो हमारे ही ऊपर खर्च करने के लिए होता है, मुल्क के ऊपर खर्च करने के लिए होना।
मेरा अगला सवाल आपसे यही है, इसी को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे पास जो निज़ाम है वो मल्टीपल टैक्स सिस्टम पर है, प्रोविंशियल और फेडरल बेसिस पर है। इसी को हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से कम कर सकते हैं? देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो किसी भी रियासत की जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम्स है, फिस्कल जो आर्डर है उस रियासत का या स्टेट का, वो उसका एक पोर्शन है। अगर उसके पॉलिटिकल सिस्टम्स इंसाफ पर मबनी है, जस्टिस पर मबनी है, तो उसका फिर फिस्कल जो पोर्शन है वो भी इसी तरह जाएगा। और इसी तरह जो फेडरल और प्रोविंशियल जो रेवेन्यू कलेक्शन है या टैक्स कलेक्शन है, उस पर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, एक वक्त था, हम पढ़ते हैं किताबों में कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत थी, छोटे छोटे टैक्स कलेक्शंस थी, पावर जनरेशंस थे और सारे मामला थे। आस्ते आस्ते जैसे जैसे पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज हो गया, इसी तरह फिस्कल पावर भी सेंट्रलाइज होता जा रहा है। उसकी वजह से काफ़ी मामला थे। और लेकिन फिर प्रोविंसेस में 18वीं तरमीम के बाद कोशिश की कि हम था एक पूरा फिस्कल नया सिस्टम बनाए। उसमें मुझे जो एक जो कन्फ्यूज नज़र आती है वो ये कि अगर आप 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं कि जी हम प्रोविंशियल, जैसे सिंध में SRB अडॉप्टेड है, अगर हम प्रोविंशियल अपना रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म बनाए, तो फिर आप जब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर ये कहना छोड़ दे कि जी फेडरल गवर्नमेंट इश्यूज़ कर रही है या फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन लगे, तो दो पैरेलल सिस्टम एक साथ नहीं चल सकते। बहुत कन्फ्यूजन है। मेरा एक शहरी नुक्ता नज़र है, चूँकि मैं कोई इतना बड़ा टैक्स पेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग SRB के साथ डील करते हैं, कुछ FBI के साथ डील करते हैं, तो मैं उनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन से उनको देखता हूँ, फिर उनकी बातें सुनता हूँ, तो पता चलता है कि जी काफ़ी ओवरलैप है, ये कोई क्लियर चीज़ें नहीं है। जैसे जाम साहब ने अपने जवाब में कहा कि SRB की एक इनडायरेक्ट कलेक्शन है, लेकिन मैंने काफ़ी अपने फैमिली में भी बिजनेसेस में देखा है कि वो सर्विसेज पर टैक्स नहीं लेके, उन्होंने एक जो सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक एज ले ली है कि आपकी वो बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसमें फिर आपको फॉर एग्जांपल किसी भाई ने रेमिटेंसेस भेजे हो अमेरिका या यूरोप से, वो भी उसमें अगर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बेची है वो भी उसमें है, सर्विसेज के अलावा भी अगर 4-5 और ट्रेड्स के पेज उसमें है, तो वो उसकी टोटल कलेक्शन, जो टोटल आपकी इनकम अवेलेबल है आपकी बैंक स्टेटमेंट में, उस पर वो टैक्स लागू करते हैं। उस पर मैं काफ़ी दिनों से देखता हूँ, 2 साल से तो देख रहा हूँ, हमारे काफ़ी दोस्त इस मामले में केसेस में भी हैं, जाते भी हैं, कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पैरेलल, बिल्कुल एक तरफ हम ये कहते हैं कि टैक्स सिस्टम डिवॉल्व होना चाहिए इस लेवल पर कि फॉर एग्जांपल हम जिस इलाके में बैठे हैं, यहाँ का टाउन इतना फिस्कली इंडिपेंडेंट होना चाहिए पॉलिटिकली कि वो पूरी नेबरहुड को खुद इंटरटेन करे, लेकिन उसके लिए जो लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड्स हैं उसकी क्लियरिटी और पॉलिटिकल विल की क्लियरिटी पहले होनी चाहिए। इसलिए दोनों जो है वो एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं और काफ़ी टैक्सेस ऐसे हैं जो दोनों तरफ लोग शहरी पे कर रहे हैं। अब इसकी जो टेक्निकल साइड है उसमें में भी इस तरह ना हो, लेकिन मैं एक शहरी नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है और इसको फेडरल भी इसको रिव्यू करे, और अगर डिसेंट्रलाइज होकर प्रोविंसेस के पास चला जाता है डायरेक्टली तो भी ठीक है, और अगर नीचे डाउनवर्ड चला जाता है तो मज़ीद ठीक है। लेकिन मुझे एज अ सिटीज़न, मुझे पर्सनल मेरा व्यू ये है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आज का मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेमेंट्स हेल्प इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड वाइडन द टैक्स स्पेस, और इसमें नादरा का क्या एक अहम किरदार हो सकता है? पहले तो आते हैं जी, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। टेक्नोलॉजी का उस वक्त रोल है जब आप प्लास्टिक मनी यूज़ करेंगे और जब आप कैश की बजाय ट्रांजैक्शन करेंगे। जब भी आप ATM यूज़ करेंगे तो आपकी ज़ाहिर ट्रांजैक्शन एक शॉप से बैंक की तरफ जाती है और वहाँ रिकॉर्ड होती है। फिर वहाँ से चाहे तो नादरा भी उसको एक्सेस ले सकती है और FBR भी वहाँ से उसको एक्सेस ले सकती है। तो टेक्नोलॉजी दुनिया वर्ल्ड ओवर तो यही सिस्टम चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आपको प्लास्टिक मनी पे आपको जाना पड़ेगा, आपको कैश इकोनॉमी की तरफ कम होना पड़ेगा, और ये मुतवातर आहिस्ता आहिस्ता ये हम जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है उस पर एक सॉफ्ट स्किल्स भी इस्तेमाल करती है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं 2017 में एक ट्रेनिंग करने गया वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लंदन में। तो वहाँ पे वो उन्होंने हमें UK का उन्होंने टैक्स सिस्टम भी हमें बताया,
इस तरह से पढ़ाया और हमें विजिट भी कराया। तो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि जो जो हमें टैक्स पेयर्स हैं और जिनको हम नया बनाना चाहते हैं, तो स्टार्ट में उनको एक तो रिमाइंडर भेजते हैं सॉफ्ट, आपके SMS पे आ जाता है, SMS पे कि जी आपका टैक्स ड्यू हो रहा है और हमारे हिसाब से आप इतना नहीं, इतना आपको पे करना चाहिए। और जो नए आदमी को उस नेट पे लाते हैं उसको कह रहे हैं कि अब आपने इतना पैसा कमाना शुरू किया है, आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप इनकम टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ रहे हैं, तो आपके ऊपर हमारे हिसाब से इतना बनता है और आप मेहरबानी करके रिटर्न भरें। तो एक सॉफ्ट अंदाज में वो उनको ला रहे हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सॉफ्ट स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हमें यूज़ करना आता ही नहीं है। एक तो हमें अजीब किस्म का है कि हम कहते हैं कि डंडे के बगैर कोई काम नहीं होता अक्सर में। इस सॉफ्ट स्किल्स को भी इस्तेमाल करें। लोग सारे के सारे डंडे को नहीं मानते, सॉफ्ट अखलाकियात को और बहुत सी चीज़ें हैं। हमेशा इसका इंसान की नफ्सियात में रोल रहा है, इसको भी होना चाहिए। बाकी टेक्नोलॉजी जब तक कैश फ्लो होगा, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती इसका, सवाए इसके कि वो परचेजेस करे और उसको डॉक्यूमेंट करे, ठीक है ना। अभी जैसे नई गाड़ी आप ले रहे हैं उस पर आप टैक्स भरते हैं, वो आपको ट्रैक डाउन कर रही है, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी पे आप खरीदने जाएं तो उसकी कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं, उसकी कोई फिक्स इनवाइस भी नहीं आती। तो जहाँ पे वो कहेगा मैंने यहाँ पे ये खरीदी है, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट हो जाती है और कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ये एक्चुअली टैक्स के जो स्टेजेस है ना, वो जैसे आलेपुडो साहब ने बताया, एक्चुअली वो हर जगह पे है। फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है और फेडरल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, वो जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, जो फेडरल जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से बनाती है। इसी तरह से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है और बाकी रिसोर्सेज NFC के थ्रू जो उसके पास पैसा आता है, वो प्रोविंशियल जिम्मेदारियों के हिसाब से खर्चा करती है, बजट बनाती है। चूँकि डायरेक्ट उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बजट है, फेडरल बजट, प्रोविंशियल बजट और आपकी म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर का बजट, ठीक है। आपका नीचे लेवल पे जो आपका ताल्लुक है वो म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर से है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खराबी है। फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैं म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर बन जाऊँ और वो मुख्तलिफ म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर के प्रोजेक्ट भी देती है आपको, क्योंकि वो इतने पैसे छोटे म्यूनिसिपल सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं होते। जैसे बहुत बड़ा मेगा कोई पानी की लाइन डाल रहे हैं आप वाटर बोर्ड में, और फेडरल गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही होती है। फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम सेंट्रलाइजेशन का जैसे कहा गया चला आ रहा है, तो वो भी कहती है कि हम ये आपको गिफ्ट दें, ये आपका काम है रोड बनाओ, ये आप पूरे के पूरे पैसे दे दें, आप उसको बेशक प्रोजेक्ट बना के उसको उसके पूल में डाल दें। एक जो था अभी जो कभी कामयाब नहीं हुआ और वो सारा था कि हम पार्टनरशिप में करेंगे, और वो था कि कराची में जो सीवरेज समंदर में डायरेक्ट जाता है इसको हम ट्रीट करें। वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक जॉइंट प्रोजेक्ट जो कि आज तक कंप्लीट नहीं, क्योंकि 30% वो डाल लेते हैं, 70% प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस टाइप के प्रोजेक्ट होने ही नहीं चाहिए। एक ही इदारा करे काम और वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाए तो वो चलेगा। वरना ये जो कहते हैं ना कि फिर वो एक्निक की मीटिंग हो रही है, फिर PhD भी, ये इन मीटिंगों के चक्कर में प्रोजेक्ट भूल जाते हैं। तो एक थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट अपना काम करे, रोड अच्छे बना ले जो उसका काम है, सिक्योरिटी पे काम कर ले, जो और जैसे वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट में जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनकम सपोर्ट, वो चले, अच्छी बात है। सोशल सिक्योरिटी के नेट में आप लोगों को ले आता है। लेकिन जो आपका काम नहीं है, वाटर बोर्ड में भी आपकी एक स्कीम चल रही है, पैसे दें आप वाटर बोर्ड को, पूरे के पूरे पैसे, आप फिर उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और कहते हैं जी हमारा भी इसमें होगा, हम मॉनिटर करेंगे, ओवरसी करेंगे। प्रोजेक्ट ही कभी कंप्लीट नहीं होता। जैसे S4 आज तक कभी कंप्लीट नहीं होता। वाटर बोर्ड की कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी कंप्लीट नहीं होता। ये सीवरेज लाइन का कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। इस तरह से कई, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी रोड को देखिए, खुदा हुआ है। एक तो इसका लॉजिक समझ नहीं आता कि एक पहले से छोटे रोड को बीच में एक बस गुजारने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया। ये कोई विजडम कहाँ से ये लाते हैं ये सिस्टम? भाई और अलग से रोड बना के दो ना उस बस को, या एलिवेट करो उसको। एक छोटे रोड को और छोटा करके बीच में आप उसको 1-2 बसें करीब गुजारेंगे और आप समझते बड़ा कोई इंकलाब आ जाएगा और आपको पॉलिटिकल माइलेज तो मिलता है उसमें। लेकिन लोग आज तक कितने सालों से तकलीफ में है, किसी को एहसास नहीं। प्लानिंग जो होती है हमेशा प्लानिंग कमीशन में डिस्कस होती है, इकोनॉमिस्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो गिमिक्स हो रही है, गिमिक्री है कि मैं कहूँगा मैंने ये करा, ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। गिमिक्स है, पॉलिटिकल गिमिक्स, जिसके ऊपर ही हम नुकसान में जा रहे हैं सारे। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज से बहरहाल हमें करना पड़ेगा और हम करेंगे इंशाल्लाह। सर दादा भाई साहब आप भी कुछ लाइन पुट कीजिए। देखिए जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फॉर इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ टैक्सेस तो दुनिया भर में हो रहा है। जैसे कि जुल्फ़िकार हालिब भुट्टो साहब ने अपने डिस्कशन में ये कहा था कि सबसे पहले
पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल विल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं कई टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बनाना जिसमें तमाम हुकूमती इदारों का डेटा आ जाए और उसको आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं विद द पॉपुलेशन एंड विद द टैक्स कलेक्शन। जिस तरह जीडीपी रेशो होता है इस तरह सिटीजन टू टैक्स पेमेंट का भी एक रेशो है, दुनिया भर में है। अब इस डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अवाम को एजुकेट करना है कि टैक्स देना जिम्मेदारी है, लेकिन वो आप तब कर सकते हैं जब आप अवाम से कलेक्ट किए हुए पैसे को अवाम पर खर्च करें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे नसीमुल गनी साहब ने फरमाया कि दुनिया पेपरलेस कैशलेस इकॉनमी की तरफ जा रही है। अब आप यू आर नॉट अलाउड टू कैरी बियॉन्ड ए सर्टन अमाउंट एट इंटरनेशनल अराइवल्स एट ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है। अब पॉइंट क्या है कि जब कैशलेस इकॉनमी होती है तो वो नेचुरली क्रेडिट कार्ड्स या ऑनलाइन पेमेंट से होती है, वो टेक्नोलॉजी से ट्रैक होती हैं, ट्रेस होती हैं। और ये कोई बहुत बड़ा अचीवेबल टारगेट नहीं है, सिर्फ आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल विल भी चाहिए कि आप इसको पेपरलेस और कैशलेस इकॉनमी कर लें, सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बनाएं और लोगों को मोटिवेट करें, इंशाल्लाह टैक्स कलेक्शन। अब हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो टैक्स पेयर है ये वो उस गन्ने की तरह है जिसे बार बार मशीन में डाला जा रहा है और उसी से जूस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। वी आर नॉट ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट, वी आर पेनलाइजिंग एंड पनिशिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइलर्स एंड टैक्स पेयर्स। तो इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी लाएगा, लोगों को एहसास हो रहा है, एहसास में इजाफा हो रहा है, अल्लाह ताला बेहतर ही करेंगे। सर मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करूँ। दादा भाई साहब ने एक इंतहाई अहम बात की है और सैतो साहब ने भी, क्योंकि मैं अभी काफ़ी यूरोपियन ममालिक घूम कर आया हूँ, वहाँ जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो पढ़ने जाएँ या जॉब्स पर जाएँ, वो करें कि हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल हैं पाकिस्तान में के साथ, जो भी हमारी फिजिकल ट्रांजैक्शन है उसमें डिजिटलाइजेशन का ना होना, चूँकि वहाँ सारा मामला कैश पर चलता है। मैं वापसी में जब अबू धाबी में पाकिस्तानी सफ़ीर से चंद दोस्तों के साथ मिला तो बच्चों ने उनसे कहा कि जी क्राइम या और जो मामला थे उसकी वजह से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ हैं, तो उन्होंने हंस कर कहा कि ये बड़ी छोटी बात है और अक़वाम भी ये मामला करती हैं। एक ही वजह है जिसकी वजह से वीज़ाज़ का इश्यूज़ हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 2022 में यहाँ से 3 लाख वीज़ाज़ इश्यूज़ हुए, तो उसमें उनको अकाउंट फॉर जो पाकिस्तानी यहाँ हैं उनका 5 लाख दरम भी खर्चा नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि हम सारा कैश करते हैं, यहाँ से कैश भेज देते हैं, उनके लोकल अकाउंट्स में पैसे जमा कर देते हैं, पर वो हमें दरम दे देते हैं। और वहाँ एथियोपिया सूडान से भी कोई बच्चा आ रहा है तो वो चाय भी पी रहा है तो वो अपना कार्ड निकाल कर मशीन पर लगाता है, उसके 2 दरम कट गया, 4 दरम कट गए। तो ये एक इंतहाई अहम पॉइंट है। ये डिजिटलाइजेशन होगी और जितना यूज़र फ्रेंडली, सिटीज़न फ्रेंडली सिस्टम होगा तो बच्चों के वीज़ा भी लगेंगे, जो जॉब्स के लिए लोग जाते हैं वो भी, जो टूरिस्ट है, तो पूरा पाकिस्तानियों का एक बड़ा जो वॉल्यूम है शहरियों का, उसको सहूलत होगी इस सिस्टम से। कैश ट्रांजैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह ही ये है कि लोग टैक्स से बचने के लिए कैश ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते हैं। नहीं, उस पर असल में और बहुत सी वजूहत हैं। सब्जी वाले के पास मशीन नहीं है ना, छोटा बच्चा, वो बेचारा इतना उसके पास है ही नहीं पैसा कि वो उस लेवल पर, जो बेचारा रेड़े पे कुछ भी बेच रहा है वो कहाँ से लाएगा। मैं फ्रॉम मिड 80s टू लेट 90s पाकिस्तान से एक नॉन ट्रेडिशनल आइटम, अनकन्वेंशनल आइटम सैनिटरी वेयर, कमोड, WC, बाटक, शावर ट्रेस, ये एक्सपोर्ट करता रहा हूँ सारी दुनिया में। वी हैव बीन रेसिपिएंट्स ऑफ एक्सपोर्ट और परफॉर्मेंस अवार्ड्स कंसेक्यूटिवली फॉर 5 years। तो हमारा एक उस ज़माने में CBR होता था, आज FBR है, एक
स्पेसिफिक SRO था। उस स्पेसिफिक SRO की इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन और क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए मुझे तकरीबन 10 साल तक there was a time when I used to be in Islamabad almost every second day. PIA की उस ज़माने में एक फ़्लाइट चलती थी सुबह 7 बजे, 9 बजे इस्लामाबाद में लैंड करती थी, फिर नाइट को चलती थी 11 बजे रात को, 1 बजे कराची में लैंड करती थी। एक जो कॉन्सेप्ट प्रिवेलेंट है हमारी रियासती इदारों में कि कारोबारी चोर है, इस माइंडसेट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए दुनिया में टैक्स पेयर को, कारोबारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो अपने माथे का झूमर समझते हैं कि ये शख्स है जो अपना पैसा इस मुल्क में लगा रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, टैक्स दे रहा है और हमारे हाथों को मजबूत कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ जो रियासती इदारे हैं या रियासती एहलकार हैं, चाहे वो एक क्लर्क हो, एक इंस्पेक्टर हो या इस्लामाबाद में बैठा हुआ फेडरल सेक्रेटरी, वो कारोबारी को चोर समझता है। इस माइंडसेट को भी चेंज करने की बेहद ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन हो तो खुदारा आप फोकस कीजिए अपनी शहरियों की ज़रूरियात पर, उनकी ख्वाहिशात पर, उनकी सोचों पर, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर, उनकी फैमिलीज की वेलबींग पर। फिर लोग ना इस मुल्क से पैसा चुरा के बाहर ले जाएंगे, यहीं री इन्वेस्ट होगा और यहीं पर टैक्स पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आज का बहुत इंसाइटफुल, बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन रहा रिगार्डिंग टैक्सेशन इन पाकिस्तान। और जो इसको समराइज़ करना चाहें तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये 3 एक ऐसे पिलर्स हैं जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डॉक्टर नसीम गनी सैतो साहब, दादा भाई साहब एंड जुल्फ़िकार बोतो साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा सब हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।